नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम कपड़े और साबुन को आपस में मिलाने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो मशीन बहुत तेज गति से घूमती है अथवा मशीन में डले कपड़ों को घुमाती है, जिससे कि कपड़ों में मौजूद गंदगी और साबुन सतह से बाहर कर देता है। पहले यह कपड़े की सतह को साफ कर देता है और फिर जब हम कपड़े को आंशिक रूप से सुखाने के लिए ड्रायर मशीन को फिर से स्पिन करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। कपड़ों को साफ करने और सुखाने के लिए मशीन अपकेंद्रण बल की प्रक्रिया का उपयोग करती है। इसी तरह दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सदिश राशि नहीं है इनमें से? तो इसमें से जो है गति जो है एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो वे भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। इसके उदाहरण है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल और दूरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होती है। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है और हवा में निर्वात से थोड़ा सा कम। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। दिए गए विकल्पों में प्रकाश की तुलनात्मक गति इस प्रकार है, जैसे कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और जल में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और कांच में जो है 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। ठीक है, यदि जो है पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कम हो जाएगा। जब पृथ्वी अपनी सामान्य गति से घूर्णन करती है तब g का मान जो है 9.81 होता है, किंतु जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर g का मान में कमी आएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने के कारण दिन की अवधि घट करके 84 मिनट की हो जाए तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व जी का मान 0 हो जाएगा, अर्थात भूमध्य रेखा पर भारीहीनता की स्थिति हो जाएगी, किंतु ध्रुव पर जी का मान जो है परिवर्तित नहीं होगा। इसके विपरीत यदि पृथ्वी अपने अक्ष की परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर से सभी स्थानों पर वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए 1687 ईस्वी में गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में गति के 3 नियम शामिल हैं। गति के पहले नियम के अनुसार जब तक कोई बाह्य बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाता तब तक कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर या एक समान गति में रहेगी। दूसरे नियम के अनुसार
स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या के समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अवोगाड्रो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे अवोगाड्रो का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। 1 मोल कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अतः अवोगाड्रो संख्या का मान लगता है 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अपेक्षिकता एक प्रमेय है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय सापेक्ष होते हैं और सभी गति संदर्भ के फ्रेम के सापेक्ष होनी चाहिए। यह जो है एक धारणा है जो कहती है कि भौतिक के नियम हर जगह समान है। यह सिद्धांत सरल है लेकिन समझने में कठिन है। यह कहता है यहाँ कोई निरपेक्ष संदर्भ फ्रेम नहीं होती है। यदि वस्तु का समय केवल अन्य वस्तुओं के संबंध में है तो वेग को माप सकते हैं। प्रकाश की गति स्थिर रहती है। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इसका मापन कौन करता है या इसे मापन करने वाला व्यक्ति कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता सिद्धांत में 2 सिद्धांत शामिल हैं, अर्थात विशेष अपेक्षिकता सिद्धांत और सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? थॉमसन प्रभाव। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक कांच का एक जो है ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की आवर्धित छवि बड़ा आकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है एक साधारण उत्तल लेंस होता है जिसे कि एक फ्रेम में एक हैंडल के साथ रखा जाता है। इसमें किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन है, इनकी मैग्नीफिकेशन कहलाता है। इसमें जो है वस्तु जितने गुना बड़ी दिखती है उसे आवर्धन कहते हैं। यदि आवर्धन 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिख रही है। यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो इसका अर्थ है कि वस्तु जो है अपने वास्तविक आकार से छोटी दिख रही है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह जो है प्लैटिनम के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं एवं किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एवं पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ये पदार्थ जो है शक्तिशाली चुंबक के द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं। ये कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। इसके अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण स्वरूप प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा लौह, निकेल एवं मिलानों के गुण इत्यादि। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं?
तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है और द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। यह जो एक अस्थायी मूल कण होते हैं। कण इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है एक धनात्मक मूल कण है जिसकी खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। इस पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर धनात्मक आवेश होता है। ये जो है परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और इनका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। यह जो है एक अस्थायी मूल कण होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित मूल कण है और इसकी खोज जो है न्यूट्रॉन की जो खोज है 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। ये जो है प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब क्वेश्चन है हमारा कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जब मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको प्रगलन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन एंड स्मेल्टिंग एक प्रकार की जो निष्कर्षण धातु क्रमिकी है। अयस्क से धातु बनाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। प्रगलन स्मेल्टिंग एक प्रकार की निष्कर्षण धातु क्रमिकी अयस्क से धातु बनाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। चांदी, लोहा, तांबा आदि इस विधि से निर्मित होते हैं। प्रगलन की तकनीक आज से कोई 8000 वर्ष पूर्व से उपयोग में लाई जा रही है, फिर भी प्रगलन को एक उच्च तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। प्रगलन की प्रक्रिया में भूनना एंड रोस्टिंग, अपचयन तथा गंदगी को फ्लास्क के रूप में धातु से अलग करना शामिल है। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। तो जस्ता एवं तांबा ये जो है पीतल के घटक है। पीतल में जो होता है 68 से 71% तक तांबा और शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में जो है 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा और 10% जो होता है टिन तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। विभिन्न मिश्र धातुओं के निर्माण में मिलाई जाने वाली धातु मिश्र धातु और धातु। मिश्र धातु पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है। तो तांबा और जस्ता। कांसा किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तांबा और टिन। इस्पात में जो है लोहा और निकल से मिलकर बना होता है और इनवार जो है लोहा और निकल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रूम जो है सोना और चांदी से मिलकर बना होता है। गन मेटल जो है तांबा, टिन और जास्ता से मिलकर के बना होता है। फ्यूज तार जो है लीड और टिन से मिलकर के बना होता है। एल्निको जो है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहा से मिलकर बना होता है। मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आमतौर पर चूने के रूप में जाना जाता है एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कि अनबुझा चूना भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि अनबुझा चूना मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने रसायनों में से एक है। इसे जो है अनबुझा चूना या चूना भी कहा जा सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर का या सीप जैसी सामग्री से के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, जिससे चूने की भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, अनबुझे चूने को तैयार करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे निस्तापन कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो कि उच्च तापमान पर अभिकारकों के ऊष्मीय अपघटन के साथ शुरू होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि तापमान गलनांक से काफ़ी नीचे रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग का मुख्य कारण हवा में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। जब लोहे या किसी अन्य धातु का ऑक्सीकरण होता है तो हवा से ऑक्सीजन जंग या लोहे के ऑक्साइड बनाने के लिए लोहे के साथ जुड़ती है, तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो निम्न में से प्लैटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातु जैसे कि कैडमियम, विस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु एले होती है। श्वेत धातु के बेयरिंग का उपयोग मोटर इंजन में किया जाता है। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। इसका जो 72 का आंसर हो जाएगा, जो हमारा ई होगा, प्लेटिनम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी केवल एक होगा। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु या राज धातु वे धातु हैं जिनका आर्द्रवायु में वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत ही कम होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे डी। 1 और 2 दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जब शुद्ध जल में नमक को घोला जाता है तो घोल का क्वथनांक शुद्ध जल से अधिक हो जाता है। ठीक है, यह क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है तथा यह क्वथनांक के कारण यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है। इससे जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है, क्यों होता है यह? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें हो जाएगा हमारा मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस जो है बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटन मीथेन जो कि 50 से 75% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25 से 50% है। इसमें बहुत निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रैंसियम, ए। ठीक है, स्ट्रैंसियम लवणों, स्ट्रैंसियम नाइट्रेट, स्ट्रैंसियम कार्बोनेट, स्ट्रैंसियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड से नारंगी आतिशबाजी, सोडियम नाइट्रेट से पीला आतिशबाजी और बेरियम क्लोराइड से हरी आतिशबाजी और कॉपर क्लोराइड में नीली आतिशबाजी उत्पन्न होती है। ठीक है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लवण मृदोभिद बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। लवण मृदोभिद उन पादपों को कहते हैं जो कि उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं एवं विकास कर पाते हैं। साल्ट मार्श घास यानी कि साल्ट मार्श घास इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक किन मतलब के पौधों में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पर्णमोची। क्लोरोफिल आंसर सी। ठीक है,
क्लोरोफिल पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे वर्णक हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए वे अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। शैवाल ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा ऑटोट्रॉफ हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। परागकण की सुपरिभाषा है। परागकण की सुपरिभाषा कौन है? परागकण का परागकेशर से क्रोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। ठीक है। परागकण जो है, परागण एक पौधों के परागकोशीय पौधों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है, जो कि बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी वाहक जैसे कि वायु, जल अथवा पशु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। ठीक है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे के द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व जो हैं भूमि के खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कहलाते हैं तथा इनका उपपोषण जो है खनिज पोषण कहलाता है। पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत जो है ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होती है। पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक होते हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सकर्वी का थाइमिन से है? नहीं, तो इसमें सबसे वो टिटनेस जो है और मलेरिया का क्लोरोक्विन और टिटनेस का बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस का एटीएस, सकर्वी का थाइमिन। तो इसमें से सिर्फ एक ही सही है, मलेरिया का क्लोरोक्विन। ठीक है। बीसीजी का टीका जो है तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है और मलेरिया के उपचार के लिए एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सकर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंचुआ। केंचुए में रक्त वाहिका तंत्र बंद प्रकार का होता है। केंचुए का रक्त जो है लाल होता है तथा रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है। इसमें RBC लाल रक्त कण अनुपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के जब अपघटन होता है तो इसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। ठीक है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बचता है, जो कि कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। एंजाइम का निर्माण जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर हम कल्पना करें कि एंजाइम न हो तो जीवित प्रक्रियाएं बहुत धीमी होंगी। हमारे शरीर में एंजाइम का इतना महत्व है कि अगर मानव शरीर की बात करें तो एंजाइम की अनुपस्थिति में एक बार खाए गए भोजन को पचाने में लगभग 50 साल का समय लग जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वर्ष 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के आविष्कारक थे। 87 से जो है 96 तक का हमारा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग बिहार विशेष देखते हैं, ठीक है। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भी दीप श्रेष्ठ। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2022 में पटना के फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक दीप श्रेष्ठ को इस पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। कौन से पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किए गए, ठीक है। और 2022 ईस्वी में किसको? तो दीप श्रेष्ठ को। बिहार के जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 15.3%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर जो है 15.3% है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के शहरीकरण का स्तर 11.3% है। और बिहार में जो है जिला में सबसे अधिक शहरीकरण पटना जिला में है, जहाँ 44.3% शहरीकरण है। बिहार के केवल 2 जिला जैसे कि मुंगेर 28.3% एवं ये जो नालंदा है 26.2% में ही 25% से अधिक शहरीकरण है, ठीक है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं भाजपा के लोकसभा सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। सीता माता की जो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह जो है सीता